वेलकम बैक अगेन। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इकोनॉमी में क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या केंद्रीय समस्याएं हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत इकोनॉमी के मूलभूत समस्याओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में संसाधन सीमित होता है और सीमित संसाधनों के बीच में आवश्यकताएं अनंत होते हैं। There is limited resources but unlimited wants in an economy। जो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, उसका बहुत सारा अल्टरनेटिव यूजेज है, बहुत सारे तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोल का उपयोग हम इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, प्रोडक्शन के काम से भी करते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स के प्रोडक्शन में। लेकिन कोल का प्रयोग हम कुकिंग में भी करते हैं, खाना बनाने में भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन एक बात है कि यदि संसाधन असीमित होता तो क्या होता। संसाधन अगर असीमित होता तो फिर हमारा जितना भी अनलिमिटेड वांट्स है ना, वो सब पूरा हो जाता। जो भी हमारा अनलिमिटेड वांट्स है वो सब हम पूरा कर सकते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता ही नहीं। चूंकि संसाधन सीमित है इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर संसाधन असीमित होता तो किसी प्रकार का इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता। हमें ये ध्यान रखना होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा सीमित संसाधनों में ही होता है और सीमित संसाधनों से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगा। यदि किसी भी रिसोर्सेज का सिर्फ एक ही बार यूज होता, अल्टरनेटिव यूज है ही नहीं, होता ही नहीं, तो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होता। इफ रिसोर्सेज हैज ओनली अ सिंगल यूज, रिसोर्सेज का अगर एक ही यूज होता तो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में क्या सब आएगा। मुख्य रूप से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में चार बातें आती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस और व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन कौन प्रोविजंस करने हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें कौन कौन से प्रोविजंस को अपनाना है। यानी कि हमें चार बातों पर डिस्कशन करने हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें, यानी कि क्या बनाना है, तो इसमें दो बातें आती है। चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सोसाइटी को ये निर्णय लेना होता है कि कौन सा गुड्स बनाना है, कौन सा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना है और कितनी मात्रा में करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो बातें आई, क्या बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है। हम जानते हैं कि गुड्स दो प्रकार का होता है, एक कैपिटल गुड्स, दूसरा कंज्यूमर गुड्स। अगर हम डैम बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस हुआ, इससे हम कैपिटल गुड्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बेहतर होगा, बट प्रेजेंट जनरेशन के लिए
कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन जरूरी है। यदि हम प्रेजेंट जनरेशन का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम इकोनॉमी में प्रेजेंट जनरेशन का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना होगा। यदि हमें इकोनॉमी में फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना है तो हमें कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना होगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो उसका आउटपुट फ्यूचर में मिलेगा, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। यदि एक इंडिविजुअल अपने सारे रिसोर्स का उपयोग अभी के अभी कर ले, यानी कि कंज्यूमर गुड्स के माध्यम से, तो फ्यूचर के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। यानी कि किसी भी इकोनॉमी में ये जरूरी है कि प्रेजेंट जनरेशन को चाहिए कि अपने सारे रिसोर्सेज का उपयोग, अपने तमाम रिसोर्सेज का उपभोग वर्तमान में ही ना कर ले, उसके लिए कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका बेनिफिट ले सके। कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत गेहूं का प्रोडक्शन, चावल का प्रोडक्शन, कपड़े का प्रोडक्शन, मोबाइल फोन का प्रोडक्शन, साबुन का प्रोडक्शन, ये तमाम प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत आता है। कैपिटल गुड्स के अंतर्गत मशीनरी, बिल्डिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइन, डैम इत्यादि कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आता है। भविष्य के लिए प्रोडक्शन और भविष्य के लिए ग्रोथ के लिए कैपिटल गुड्स की जरूरत है, क्योंकि चूंकि हम कंज्यूमर गुड्स का उपयोग लार्ज स्केल पे अगर करते हैं तो वर्तमान जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी तो खूब इंजॉय करेगा, मौज करेगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी, चूंकि हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो खराब हो जाएगा। वर्तमान पीढ़ी का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो जाएगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन फ्यूचर जनरेशन के लिए कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम आगे बात करें हाउ टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि दो तरह के टेक्निक्स होते हैं, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स और दूसरा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। यानी कि प्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। आमतौर पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स उन देशों के द्वारा अपनाया जाता है जहाँ पे उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है और लैक ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। तो ऐसे इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट किया जाता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में कैपिटल की कम भूमिका होती है, टेक्नोलॉजी की कम भूमिका होती है, ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका मैन पावर की होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की होती है। तो ये उन देशों में उपयोग किया जाता है जहाँ पे कैपिटल की कमी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कमी है, बट मैन पावर बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और ध्यान रखना होता है यहाँ, यदि इकोनॉमी को एफिशिएंसी चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बेहतर है। लेकिन यदि कोई इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना चाहती है, उस परिस्थिति में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स बेहतर होगा, जहां पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में
टेक्नोलॉजी का उपयोग कम से कम होता है, कैपिटल का उपयोग कम से कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेबर का होता है। अब डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी की नीड क्या है, उस इकोनॉमी के का पॉपुलेशन क्या है, उस इकोनॉमी का क्या पॉपुलेशन है, उस इकोनॉमी का नीड क्या है, क्या वो इकोनॉमी उन्नत इकोनॉमी है, डेवलप्ड कंट्री है, क्या वो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसका मैन पावर का क्वालिटी क्या है, क्या वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। तो ये तमाम फैक्टर्स ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। एक बात तो है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के माध्यम से हम जीडीपी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन जब हम सोशल जस्टिस का ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखेंगे, पॉवर्टी इरेडिकेशन का अगर ध्यान रखेंगे, तो फिर हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही एडॉप्ट करना होगा। डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी एंड इट्स वेरियस फैक्टर्स, व्हाट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स should be adopted by the particular economy. Now, next is for home to produce. किसी भी इकोनॉमी में दो तरह के लोग होते हैं, एक अमीर, दूसरा गरीब। इकोनॉमी के लिहाज से मैं कह रहा हूं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, किसी भी कंपनी को किसी भी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा उसे प्रोडक्शन करना है और अपने माल को ज्यादा से ज्यादा बेचना है, क्योंकि अभी ये जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। चूंकि संसाधन सीमित है, सिंस देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज, तो संसाधन सीमित है, तो कोई भी इकोनॉमी अपने सभी सेक्शंस के लिए, सोसाइटी के सभी तबके के लिए, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज के लिए प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये इकोनॉमी की मजबूरी है। आमतौर पे जो प्रोड्यूसर्स है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करेगा कि हम रीच को सप्लाई करें, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जहां पे गरीब लोग रहते हैं वहां वो सप्लाई कम करेगा, क्योंकि वहां पे उसको कम प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, नो डाउट अमीर तबके को सप्लाई करने से प्रॉफिट तो बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगा, लेकिन यदि हम गरीबों को इग्नोर करते हैं तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस प्रभावित होगा। किसी भी इकोनॉमी में ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए प्रोड्यूसर को चाहिए कि वे अपने गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में तालमेल बना के रखें, अपने गुड्स के, अपने प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करें उसके बीच में बैलेंस मेंटेन करें, रिच को भी सप्लाई करें, ऊंची कीमत पे करें, लेकिन पुअर को जब सप्लाई करें तो उससे कम प्रॉफिट अर्जित करें, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके और सोशल जस्टिस भी प्रभावित ना हो। यदि हम पुअर को इग्नोर करते हैं, अमीर को हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो ये असमानता होगा, ये अन्याय होगा। किसी भी इकोनॉमी को ये शोभा नहीं देता। अतः इकोनॉमी को चाहिए कि अपने जो भी प्रोड्यूसर्स है उस इकोनॉमी में, उसे चाहिए कि रिच को भी प्रोडक्ट सप्लाई करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से अर्जित करे, और पुअर को भी
गुड्स सप्लाई करे, प्रोडक्ट सप्लाई करे, पुअर को भी प्रोडक्ट सप्लाई करे और वहां पे लो प्रॉफिट अर्जित करे, ताकि एक तरफ जीडीपी ग्रोथ भी हो, दूसरी तरफ सोशल जस्टिस भी हो। यानी कि किसी भी इकोनॉमी को जीडीपी ग्रोथ और सोशल जस्टिस दोनों के बीच में तालमेल बना के चलना होता है, ताकि वो इकोनॉमी तेजी से आगे भी बढ़े और सोशल जस्टिस भी प्रभावित ना हो। Our next point is what provision should be made for economic growth? A society would not like to use all its scarce resources for current consumption only. This is because if it uses all the resources for current consumption and no provision is made for future production, the society's production capacity would not increase. This implies that incomes or standards of living of the people would remain stagnant, and in future the levels of living may actually decline. Therefore, a society has to decide how much saving and investment should be made for future progress. यानी कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन कौन से प्रावधान को अपनाना है। सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि किसी भी सोसाइटी को अपने स्कार्स रिसोर्सेज का उपभोग सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वे अपने सभी स्कार्स रिसोर्सेज का उपभोग अभी के अभी कर लें तो फ्यूचर जनरेशन प्रभावित होगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन रुक जाएगा, फ्यूचर जनरेशन प्रभावित होगा। अतः सोसाइटी को चाहिए, इकोनॉमी को चाहिए कि वे अपने इनकम में से कुछ सेविंग भी करें और उसको इन्वेस्ट भी करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन प्रभावित ना हो। एक सोसाइटी को ये डिसाइड करना है, एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना है कि कितना हमें फ्यूचर के लिए सेविंग करना है और कितना हमें फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ सहेज के रख सके, हम अपने अवेलेबल स्कार्स रिसोर्सेज को बचा के रख सके। तो ये था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हो सकता है उनको इसकी जरूरत हो।